श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। Story name is Mafia Husband and this story is begin from chapter 126 to 127 and guys don't forget to share your reviews and put on your earphones before starting the video for better experience। तो चलिए शुरू करते हैं। दूसरी तरफ एक अमेरिका में एक लड़का एक बंगले जैसे दिखने वाले विला से के खिड़की से निकलने की कोशिश कर रहा था। उसे विला के चारों तरफ बहुत ही टाइट सिक्योरिटी लगी हुई थी, पर फिर भी वह लड़का उसे सिक्योरिटी से बचते हुए अपनी खिड़की से नीचे उतरता है और फिर वैसे ही अपनी नजरों को बचाते हुए वह वहां से अपने धीमे कदमों के साथ निकल जाता है और फिर अमेरिका की सड़कों में आकर तेज तेज दौड़ने लगता है और पीछे उसे टाइट सिक्योरिटी वाले बंगले को पीछे छोड़ना जा रहा था, जैसे कि अगर उसने 1 मिनट भी यहाँ रुक तो वह लोग उसे पकड़ लेंगे। वह तेज भागते हुए उसे विल को पीछे छोड़ देता है और वहीं सड़क में दौड़ रही एक टैक्सी को हाथ का इशारा करके रोकने के लिए कहता है और फिर वहां से निकल जाता है। वह लड़का तेजी से एक एयरपोर्ट पर दाखिल होता है, लेकिन जैसे ही वह एयरपोर्ट पर आता है उसे वहां भी कुछ जाने पहचाने गार्ड्स दिखाई दे जाते हैं जो शायद इसके लिए यहाँ आए थे। उन्हें देखकर वह लड़का तुरंत उसे एयरपोर्ट में भी छुपाने की कोशिश करने लगता है और वहां से निकलने ही वाला था कि तभी उसे सामने से एक सुंदर सी लड़की आई हुई दिखाई देती है और उसे लड़की को देखते ही लड़के के दिमाग में अचानक से ख्याल आता है और वह अपने चेहरे पर एक स्माइल लिए तुरंत उसे लड़की के पास पहुंच जाता है और फिर उसे देखते हुए कहता है, हे ब्यूटीफुल गर्ल, आप इतनी अपने इन नाजुक हाथों से इतना भारी सामान उठाएं, ये तो आपके साथ बहुत ही ज्यादा नाइंसाफी हो रही है। अगर आप कहीं तो यह न चीज आपका सामान उठाने में आपकी हेल्प कर सकता हूँ। ये सब कहते हुए वह लड़का उस लड़की के साथ बहुत ही ज्यादा फ्लर्टिंग करते हुए उसके करीब आ जाता है और वह लड़की जब अपने सामने एक बेहद ही हैंडसम लड़के को देखते हैं तो एक पल के लिए तो वह हैरान हो जाती है, पर फिर जल्दी से अपने आप को संभालते हुए वह भी उस लड़के का साथ देते हुए बड़ी ही अदा के साथ उसके थोड़ा करीब आती है और फिर उसे लड़के के चेहरे पर अपनी उंगलियों को फिर आते हुए बहुत ही सिडेक्टिव तरीके से कहती है, अगर लड़का आपके जैसा हैंडसम हो तो वह सामान ले जाने के लिए नहीं बना है, बल्कि वह तो मुझे गोद में उठाने के लिए बना होता है। तो आप इस सामान की जगह मुझे उठाकर ले जा सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यह कहते हुए उसे लड़की के चेहरे पर एक शातिराना मुस्कान थी। उसे लड़की के ऐसे रिस्पांस पर वह लड़का समझ जाता है कि यह लड़की परफेक्ट है उसके प्लान के लिए और वह तुरंत ही उसे लड़की के और करीब आ जाता है, उसकी कमर में हाथ रखकर उसे बहलाने लगता है और फिर उसका हाथ पकड़कर वह उस लड़की को ले जाकर जहां वह गार्ड खड़े थे वहां पर फंसा के गिरा देता है, जिससे वह लड़की सीधे उन गार्डों के सामने गिरती है। सभी गार्ड इस तरह से अपने सामने किसी लड़की को गिरा देखकर तुरंत उसे संभालने लगते हैं और वह लड़का इसी मौका का फायदा उठाकर प्लेन के अंदर चला जाता है और अपने चेहरे को नकाब से ढक लेता है। साथ में वह एक ओवरसीज गुड्डी भी पहन लेता है ताकि कोई भी उसे पहचान ना सके और वह अपने आप को छुपाते हुए इटली के लिए रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ एक शानदार विला में एक प्यारी सी लड़की अपने कंधे तक आ रहे बालों को टॉवल से पोंछते हुए बाथरूम से निकलती है और फिर कमरे से अटैच बालकनी में आकर अपने बालों को सूखने लगती है। वह अभी अपने बालों को सूख ही रही थी कि तभी उसे कमरे में एक लड़का आता है और अपनी नजरों को कमरे में इधर उधर करते हुए किसी को ढूंढने लगता है और ढूंढते हुए ही वह बालकनी में आ जाता है। पर जब वह बालकनी का नजारा देखा है तो उसके कदम वही ठीक जाते हैं। सामने एक लड़की एक ओवरसीज शर्ट पहने हुए थी जो उसके थाई तक आ रहे थे और हाथों की स्लीव को उसने ठीक से फोल्ड नहीं किया था, जिससे उसके नाजुक हाथ उसमें ढक चुके थे। वह अपने गीले बालों को टॉवल से सुखा रही थी, उसके बदन से अपनी किसी मोती की तरह नीचे आ रहे थे। यह नजारा देखकर उसे लड़के का दिल तो मानो धड़कन ही बंद कर देता है और वह एकटक अपने सामने के इस शानदार नजारे को बस अपनी आंखों से कैद किया जा रहा था। कुछ देर देखने के बाद वह लड़का धीरे कदमों से उसे लड़की के पास आ जाता है और फिर अपने हाथों को उसकी कमर में रख लेता है, पर सामने वाली लड़की अपने में ही कोई हुई थी। उसे अंदाजा नहीं था कि कोई उसके पास आ चुका है, लेकिन जब अचानक से उसे अपने शरीर पर किसी का स्पर्श महसूस होता है तो वह अचानक से चिल्ला उठती है और चिल्लाकर उसे आदमी को खुद से दूर करने लगती है।
उसके इतना तेज चिल्लाने से वह लड़का लड़की को छोड़कर अपने कानों में हाथ रख लेता है और फिर गुस्से में घूरते हुए लड़की से कहता है, कृष्णा क्या तुम मेरे कान के पर्दों को फाड़ना चाहती हो? तुम्हें इतना जोर से चिल्लाने की क्या जरूरत थी? वही कृष्णा जो अभी तक डरी हुई थी सामने मैक को देखते हैं तो थोड़ी सी रिलैक्स होती है और फिर वह भी उसी तरीके से उसे घूरते हुए कहती है, मुझे कैसे पता होगा कि कौन मेरे पीछे है और तुम ऐसे मुझे पीछे से आकर क्यों डरा रहे थे? आना ही था तो आवाज देकर नहीं आ सकते थे? मैं कितना डर गई थी, मुझे लगा था कि कहीं मुझे हार्ट अटैक ही ना आ जाए। मैक कृष्ण के थोड़ा नजदीक आकर कहता है, कृष्णा हम कितने दिनों से साथ रह रहे हैं और एक दूसरे से इतनी अच्छे से जा चुके हैं, लेकिन फिर भी तुम्हें मेरी अभी तक आदत नहीं हुई है क्या? तुम मेरे टच को नहीं पहचानती हो? कृष्णा बहुत ही मासूमियत से कहती है, पर भला कोई किसी को किसी के टच से कैसे पहचान सकता है? ये परफ्यूम थोड़ी ना है कि उसके आने से पहले उसकी परफ्यूम आ जाएगी और फिर कोई अचानक से ऐसे आएगा तो वह पहचान के पहले तो डर जाएगा ना। मैक जब उसकी बात सुनता है तो लाचारी से गर्दन हिला देता है और फिर कहता है, तुम जैसी हो मुझे तुमसे इससे ज्यादा की उम्मीद करनी भी नहीं चाहिए। फिर घूरते हुए उसे अपने करीब करता है और कहता है, अच्छा ये बताओ, तुम्हारे पास इतने कपड़े हैं फिर तुमने मेरी यह शर्ट क्यों पहन रखी है? कृष्ण कुछ देर उसे देखते हैं और फिर अपने मुंह में एक उंगली डालकर धीरे से कहती है, वह मुझे ये तुम्हारी शर्ट बहुत ज्यादा पसंद है। इस वाइट कलर की शर्ट में मैं बहुत ज्यादा अच्छी लगती हूँ, इसीलिए मैं इसे पहन लेती हूँ। तुम्हारे पास तो बहुत सारी शर्ट है तो तुम उन्हें पहन लो, पर प्लीज तुम इस वाली को मुझे दे दो। कृष्णा की बात सुनने के बाद मैक के चेहरे पर अचानक से स्माइल आ जाती है और वह कृष्ण को परेशान करने के इरादे से कहता है, हाँ तुम्हें ये शर्ट पसंद है, लेकिन ये शर्ट तो मेरी भी फेवरेट शर्ट है, तो मैं भला क्यों तुम्हें अपनी फेवरेट शर्ट दे दूं? इसे मेरा क्या फायदा होने वाला है? ये कहते हुए उसके आंखों में शरारत साफ दिखाई दे रही थी। वही कृष्णा, उसे तो कुछ समझ ही नहीं आया कि मैक उसे परेशान करने के लिए ये सब कह रहा है। जब उसने मैक की बात सुनी तो वह काफी सीरियस हो जाती है और फिर उसकी तरफ देखते हुए पूछता है, अच्छा क्या तुम इसके बदले मुझे कुछ लेना चाहते हो? पर मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, बल्कि तुम्हारे पास तो मुझसे ज्यादा सामान और पैसा है। तुम चाहो तो उसे कुछ भी खरीद सकते हो, फिर मैं तुम्हें क्या दे सकती हूँ? ये कहते हुए कृष्णा अपने एक उंगली को अपने सर में रखकर सोचने लगती है। उसके इस क्यूट एक्सप्रेशन को देखकर मैक को उसे पर बहुत ही ज्यादा प्यार आता है और वह उसके गालों को हल्के से किस करते हुए कहता है, बेबी तुमने सही कहा कि मेरे पास बहुत सारा पैसा है और वह सब कुछ है जो मैं पैसों से खरीद सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे पास वह है जो मैं कभी भी खरीद नहीं सकता। वह तुम बहुत ही अनमोल हो मेरे लिए, और साथ में तुम्हारा प्यार जिसकी कोई कीमत नहीं है। वही कृष्णा उसे मासूमियत से देख रही थी। उसे कुछ कुछ बातें तो समझ में आ गई थी, लेकिन ज्यादातर बातें मैक की उसे समझ में नहीं आई थी, क्योंकि वह इन सब मामलों में थोड़ी झल्ली थी, इसलिए बाकी सब बातें उसके सर के ऊपर चली गई थी। पर फिर भी वह जितना कुछ भी समझी थी उससे बहुत ज्यादा खुश हो गई थी और उसके चेहरे पर स्माइल आ गई थी। मैक जब उसे इतना खुश देखता है तो उसके मन में एक शरारत सोचती है, तो वह उसके गालों को पिंच करते हुए कहता है, अच्छा पर तुम्हारे पास एक चीज है जो तुम मुझे दे सकती? फिर थोड़ा रुककर कृष्ण को ध्यान से देखा है और फिर कहता है, हो क्यों ना आज तुम मुझे खुशी खुशी अपने आप को मुझे सौंप दो। ये कैसा रहेगा? देखो ना, तुमने उसे दिन के बाद मुझे इजाजत नहीं दी खुद के पास आने की। फिर उसके कान के पास आकर धीरे से कहता है, मुझ पर यकीन करो, मैं तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करूंगा, बस कुछ ही पोजीशंस ट्राई करूंगा। इतना कहकर मैक शरारत से कृष्ण के चेहरे को देखने लगता है। वही कृष्णा मैक की ऐसी स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें सुनकर शर्म से अपने चेहरे को नीचे झुका लेती है। उसके गाल एकदम कश्मीरी से की तरह लाल हो चुके थे। हालांकि यह सब कुछ उसके लिए नया नहीं था। मैक अक्सर ही उसे परेशान करने के लिए उसे इस तरह की बातें करता रहता था, पर उसे रात के बाद उसने उसके बिना मर्जी के करीब आने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन उसकी बातें ही इतनी ज्यादा ऑब्वियस होती थी कि कृष्ण का शर्म से चेहरा लाल हो जाया करता था। शुरू में तो कृष्णा मैक की बातें नहीं समझ पाती थी, लेकिन अब उसे अच्छी तरह से समझ में आता था कि मयंक उसे क्या कहता है, लेकिन वह उसे रोक भी नहीं पाती थी। पर वह अपने बॉडी में हमेशा ही मैक की छुअन से एक अलग ही एहसास महसूस करती थी, जो कि उसने पहले कभी भी महसूस नहीं किया था, और उसकी बातें भी उसे अच्छी
तो नहीं लगती थी, पर फिर भी उसके हर एक शब्द उसके पेट में गुदगुदी करने लगते थे। अभी कृष्णा अपने ख्यालों में खोई हुई थी कि अचानक से उसे अपने शर्ट के नीचे कुछ ठंडा सा महसूस होता है। वह जब नजरें नीचे करके देखते हैं तो मैक का हाथ शर्ट के नीचे था और वह उसकी कमर को अपने ठंडा हाथों से सहला रहा था। ये देखते ही कृष्ण की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वह अपनी बड़ी आंखों से मैक की तरफ देखने लगती है, जो कि उसकी आंखों में ही देख रहा था, और उसे देखते हुए ही उसकी कमर को जोरों से पकड़ता है और फिर एक झटके से उसे अपने करीब खींच लेता है। वह अपने बॉडी में हमेशा ही मैक की छुअन से एक अलग ही एहसास महसूस करती थी, जो कि उसने पहले कभी भी महसूस नहीं किया था, और उसकी बातें भी उसे अच्छी तो नहीं लगती थी, पर फिर भी उसके हर एक शब्द उसके पेट में गुदगुदी करने लगते थे। अभी कृष्णा अपने ख्यालों में खोई हुई थी कि अचानक से उसे अपने शर्ट के नीचे कुछ ठंडा सा महसूस होता है। वह जब नजरें नीचे करके देखते हैं तो मैक का हाथ शर्ट के नीचे था और वह उसकी कमर को अपने ठंडा हाथों से सहला रहा था। ये देखते ही कृष्ण की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वह अपनी बड़ी आंखों से मैक की तरफ देखने लगती है, जो कि उसकी आंखों में ही देख रहा था, और उसे देखते हुए ही उसकी कमर को जोरों से पकड़ता है और फिर एक झटके से उसे अपने करीब खींच लेता है। मैक के इस अचानक एक्शन से तो कृष्ण की सांस ही थम गई थी। वह अपनी सांसों को संभालते हुए मैक की तरफ देखती है, जो कि अपने आंखों में कृष्ण को पाने का खुमार लिए देखे जा रहा था। कृष्ण मैक के एक्सप्रेशन देखकर थोड़ी डर जाती है, क्योंकि उसे समझ आ रहा था कि मैक आगे क्या करना चाहता है। कृष्ण अपने सांसों को संभालते हुए मैक को खुद से दूर करने लगती है। वह अपने छोटे छोटे हाथों से मैक के कंधों से उसे खुद से दूर धकेलना लगती है। वही मैक जब कृष्ण को ऐसे रिएक्ट करते देखा है तो वह थोड़ा सा चिढ़ जाता है, क्योंकि कृष्ण हर बार ही ऐसे रिएक्ट करती थी जब भी वह रोमांटिक होकर कृष्ण के करीब आने की कोशिश करता, वह ऐसे ही उसे खुद से दूर करने लगती थी। मैक ने बहुत दिनों से अपने आप को कंट्रोल करके रखा था, क्योंकि वह कृष्ण को बिल्कुल भी हर्ट नहीं करना चाहता था। वह पहले भी जाने अनजाने कृष्ण को चोट पहुंच चुका था। हर एक लड़की के मन में अपने पार्टनर के लिए बहुत सी ख्वाहिशें होती हैं कि उनका पार्टनर जब उनके नज़दीक आए तो उनसे बहुत ही प्यार से ट्रीट करें और उसे स्पेशल फील कराए। यह मोमेंट हर लड़की के लिए बहुत ही खास होता है, और यही से चीज़ वह कृष्ण को अपने प्यार के जरिए फुल करना चाहता था, ताकि कृष्णा जो अभी उसके साथ रहने से थोड़ा बहुत झिझक महसूस करती थी, वह सब दूर हो जाए और वह उसके साथ खुलकर अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करे, और वह जो हमेशा उसे दूर भगाने की कोशिश करती है वह बंद करे, और वह भी उसके प्यार को फील करे जैसा मैक उसके लिए फील करता था। हालांकि मैक जानता था कि कृष्णा बहुत ही मासूम है, उसे इन सब चीज़ों की ज़्यादा नॉलेज नहीं है, इसीलिए आज तक मैक ने कभी उसके साथ कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं की थी। लेकिन उसकी इतनी कोशिशें के बाद भी कृष्णा बिल्कुल पहले जैसी ही थी, वह जरा सी भी नहीं बदली थी। इस चीज से मैक थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो चुका था, क्योंकि कृष्ण उसके प्यार को समझना ही नहीं चाहती थी। वह तो बस उसे हर एक मिनट दूर भगाने की कोशिश करती रहती थी, जो कि मैक के बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर था। मयंक कुछ देर कृष्ण को खुद से जाने के लिए स्ट्रगल करते हुए देखता रहता है और फिर एक झटके में उसे अपनी गोद में उठा लेता है और बड़े आराम से ले जाकर उसे बेड में मिटा देता है और खुद भी उसके ऊपर आ जाता है। मैक के ऐसा करते ही कृष्ण एकदम से सहम जाती है और वह डरी हुई नजरों से मैक को देखने लगती है। पर मैक के ऊपर तो इस वक्त एक अलग ही नशा छाया हुआ था, कृष्ण को अपने प्यार का एहसास दिलाने का नशा। वह अब और कृष्णा को खुद से दूर जाते हुए नहीं देखना चाहता था। हालांकि शुरुआत में उसने खुद ही डिसाइड किया था कि वह कृष्ण से दूर रहेगा, उसके इतना करीब नहीं आएगा। जो भी पहली बार हुआ था वह सब एक गलती थी और वह इसे दोबारा नहीं दोहराएगा। लेकिन कृष्ण के साथ रहते रहते उसे खुद भी पता नहीं चला कि वह कब कृष्ण के बहुत ज्यादा करीब आ गया है, कि अब उसे कृष्ण की बाहों में ही सुकून मिलता था। उसकी मासूम भरी बातें और उसकी वह शरारती, उसे सब पता पसंद थी, इसलिए वह कृष्ण को खुद से दूर नहीं रख पाया और खुद ही उसके करीब आ गया। कृष्णा उसका व्यवहार मैक के लिए हमेशा एक जैसा ही रहा था। वह शुरू में भी मैक से दूर भागती थी और अभी भी वह मैक से दूर भगाने की ही कोशिश में लगी रहती थी। मैक कुछ देर कृष्ण की आंखों में देखा है और फिर धीरे से उसके होठों से अपने होठों को जोड़ देता है और उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ में पकड़कर सर के ऊपर लगा देता है और अपने एक हाथ से वह उसकी कमर को
धीरे धीरे सहलाने लगता है। मैक के ऐसा करने से कृष्ण के शरीर में एक अलग सी रहन दौड़ रही थी। उसे एक अलग सा एहसास महसूस हो रहा था। हालांकि यह एहसास नया नहीं था, लेकिन फिर भी उसे इस सब की आदत नहीं थी और मैक जब भी उसे इस तरह से छूता था तो वह मैक की छुअन को बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। उसकी बॉडी अपने आप मैक के टच से रिएक्ट करने लगती थी। वह मैक के हर एक टच से अपनी बॉडी में सनसनाहट महसूस कर पाती थी जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। इसीलिए वह खुद ही मैक से दूर होने की कोशिश करने लगती थी। मैक कृष्ण को शिद्दत से चमन के बाद अलग होता है और फिर कृष्ण की आंखों में देखते हुए बहुत ही धीमी आवाज में कहता है, कृष्णा तुम इतने दिनों से मेरे साथ हो तो क्या तुम्हें एक पल के लिए भी मेरा प्यार महसूस नहीं हुआ? क्यों तुम मुझसे हमेशा दूर भगाने की कोशिश करती रहती हो? क्या तुम्हें मेरा साथ पसंद नहीं है या फिर मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? ये कहते हुए मैक अपनी आंखों में अपने जवाब को पाने की बेसब्री लिए कृष्ण की तरफ देखने लगता है। कृष्णा मैक के सवाल को सुनकर एकदम से शांत हो जाती है। वह खुद को मयंक की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश भी बंद कर देती है और एक तक मैक की आंखों में देखने लगती है पर कोई जवाब नहीं देती है। उसके चेहरे पर कंफ्यूजन आ जाता है, जैसे वह खुद ही इस सवाल के जवाब को ढूंढने की कोशिश कर रही हो। मैक जब कृष्ण के चेहरे पर ऐसे एक्सप्रेशन देखा है तो वह उदास हो जाता है और फिर अपनी उदास भारी आवाज में कृष्ण से कहता है, क्या हुआ कृष्णा, क्या तुम सच में मुझसे प्यार नहीं करती हो? क्या इतने दिनों में तुमने क्या मेरी करे और फिक्र में अपने लिए प्यार को महसूस नहीं किया? ये पूछते वक्त मैक की आंखें ना उम्मीद से झुक गई थी। वही कृष्ण कुछ देर मैक को देखते हैं और फिर कहती है, मुझे नहीं पता पर बस मुझे इतना पता है कि जब भी आप मेरे करीब आते हो मुझे कुछ अजीब सा फील होता है। ऐसा कभी भी मुझे फील नहीं हुआ। मुझे आपके पास आने से मेरी दिल की धड़कन अचानक से बढ़ जाती है। ऐसा लगता है जैसे कि मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा और जब भी आप मेरे करीब आकर मुझे टच करते हो तो मेरे पेट पर बहुत ज्यादा गुदगुदी होती है। ऐसा लगता है जैसे हजारों बटरफ्लाई एक साथ मेरे पेट में आ गए हैं और मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ। अब आप ही बताओ, जब आपको ऐसा महसूस होगा तो आप क्या करोगे? आप भी तो इस फीलिंग से दूर भागोगे ना? इस सब में मेरी गलती नहीं है, इन सब में उन बटरफ्लाई की गलती है जो अचानक से मेरे पेट में आ जाती हैं। ये कहते वक्त कृष्णा बहुत ज्यादा मासूम लग रही थी। कृष्ण की बात सुनकर मैक को तो समझ ही नहीं आता कि वह क्या बोले, पर उसके चेहरे पर कृष्ण की बात सुनकर एक स्माइल आ जाती है और वह समझ जाता है कि कृष्णा आखिर उसके लिए फिल क्या करती है। मैक मन ही मन कहता है, ये लड़की सच में पागल है, इसके मन में भी फीलिंग है पर इसे खुद भी नहीं पता। लगता है मुझे ही मेहनत करनी होगी ताकि यह अपनी फीलिंग को जल्दी से जल्दी समझे और मेरे सामने एक्सप्रेस कर दे और मुझसे दूर भागना भी बंद कर दे। ये सोचते हुए मयंक के चेहरे पर एक साथिराना मुस्कान आ जाती है। वह मुस्कुराते हुए कृष्ण की तरफ देखा है और फिर कहता है, अच्छा कृष्णा, ये बताओ कि तुम्हें उन बटरफ्लाई को अपने पेट से भागना है कि नहीं? कृष्णा ये सुनते तुरंत हाँ में सिर्फ हिला देती है। तो मैक कहता है, ठीक है, तो उसके लिए तुम्हें मेरा साथ देना होगा। जैसा मैं कहूँगा तुम्हें वैसा करना होगा, तो तुम्हारे पेट से वह बटरफ्लाई चली जाएगी। कृष्ण मैक की बात सुनते ही खुश हो जाती है और वह खुशी से मयंक की तरह देखकर कहती है, सच में तुम उन बटरफ्लाई को मेरे पेट से भाग दोगे? अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम जो कहोगे मैं वह करूँगी और तुम्हारा साथ भी दूंगी और तुमसे दूर भी नहीं जाऊंगी। मैक कृष्ण की मासूमियत पर हंस देता है और फिर कहता है, तो ठीक है, फिर जल्दी से मेरे फोटो किस करो। कृष्ण मयंक की बात सुनकर हैरान हो जाती है और फिर अपनी हैरानी भारी आवाज में करती है, यह तुम क्या कह रहे हो? मेरे किस करने से भला वह बटरफ्लाई कैसे मेरे पेट से जाएगी? ऐसा करने से तो वह और भी ज्यादा बढ़ जाती है। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैक कृष्ण को समझाते हुए कहता है, हाँ वह इसलिए क्योंकि तुम हमेशा मुझसे दूर भागती हो, पर अगर तुम खुद से मेरे पास आकर मुझे किस करोगी तो वह बटरफ्लाई अपने आप चली जाएगी और अगर तुमने अब डर की तो वह और ज्यादा बढ़ती जाएगी। तो सोच लो, तुम्हें उन्हें दूर भगाना है या फिर अपने पेट में और ज्यादा में बढ़ने देना है। ये करते हुए मैक कृष्ण से हल्का सा दूर होने की एक्टिंग करने लगता है। कृष्ण मैक को ऐसा करते देखकर तुरंत उसे अपनी तरफ खींच लेती है और बिना देरी किए अपने होठों को मैक के होठों पर रख देती है और उसे किस करने लगती है। मैक जो अभी तक इसी का इंतजार कर रहा था वह सुकून से अपनी आंखें बंद कर लेता है और कृष्ण की पहली किस को एंजॉय करने लगता है। हालांकि कृष्णा उसे किस नहीं कर रही
थी वह तो बस उसके होठों को अपने होठों में भरकर लॉलीपॉप की तरह चूस रही थी, साथ ही मैक के होठों को काट भी रही थी। पर मैक बिल्कुल भी कृष्ण को नहीं रोकता है, वह जो कर रही थी उसे करने देता है। थोड़ी देर बाद कृष्णा की सांस फूलने लगती है और वह मैक से अलग होकर जोर जोर से सांस लेने लगती है, जिससे कृष्ण का सीन ऊपर नीचे होने लगता है और वह बार बार मैक के सीने से टच हो रहा था। इसे मैक को अपने अंदर गर्मी महसूस होने लगती है और उसके माथे पर भी पसीने की बूंदें दिखाई देने लगते हैं। वही कृष्ण इन सब से अनजान अपनी सांसों को काबू में करके दोबारा अपने होठों को कृष्णा मैक के होठों से जोड़ देता है और इस बार कृष्ण का एक हाथ कृष्ण के बालों पर आ जाता है और दूसरा उसकी पीठ पर आ जाता है और वह मैक को अपनी तरफ खींचने लगते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर रिव्यू एंड कमेंट योर बेस्ट पार्ट ऑफ एन स्टोरी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। एंड इफ यू लाइक माई स्टोरी सो कमेंट्स योर फीलिंग्स विद हार्ट इमोजी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे।